गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस सेशन में हम कुछ इडियम्स करेंगे, फ्रेजेस नहीं। टॉपिक लिखा है इडियम्स एंड फ्रेजेस, बट फ्रेजेस वन सेशन वी हैव ऑलरेडी डन विथ कम, इट इज़ नॉट कंप्लीट। और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, ठीक है, हम फ्रेजेस भी और करेंगे, इडियम्स भी बहुत करेंगे। लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस में दीज टू थिंग्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, ये ध्यान रखना आप। और कभी कभी तो इडियम्स ऐसे होते हैं कि अगर हमें ये नहीं आते हैं ना आपका, तो हम लोग बिल्कुल अनपढ़ हो जाएंगे। इसमें ना आपके ग्रामर आती है, ना आपके इसमें वोकैब काम आती है। वोकैब तो इनडायरेक्टली आ सकती है, लेकिन ये हमें समझ नहीं आएंगे तो बिल्कुल अनपढ़ हो जाएंगे हम। फ्रेज में और इडियम में एक फ़र्क है। फ्रेजेस जनरली प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, या उसको अपन फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, और ईडियम में तो शब्दों का फिगरेटिव मीनिंग होता है। मैं बताता हूँ अभी आपको। ईडियम्स में है ना आपका वी यूज फिगरेटिव मीनिंग at times meaning which is completely different from the meaning that the words used in the idiom convey. तो इसलिए ये हमें बहुत बारीकी से करने की आवश्यकता है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इफ आई से he was hoisted with his own petard। अब अगर आपको ये फ्रेज नहीं आएगा तो आप नहीं सीख पाएंगे इसका मीनिंग क्या है। ये फ्रेज है, ये मतलब एक तरह का इडियम है। इडियम फ्रेज आपको फ्रेज ही कहता हूँ वैसे, ठीक है ना आपका, लेकिन ये इडियम है, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है आपने कोई किया है, काम किया है, और उसका जो असर है आपके ऊपर ही हुआ है, ठीक है। एक आदमी ने कोई ऐसा कोई काम किया दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उससे तो उसका नुकसान तो हुआ नहीं, उससे उसका खुद का नुकसान हो गया। तब आपने ये इडियम इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक आदमी ने किसी और की इंसल्ट करने का प्लान बनाया, लेकिन उसकी इंसल्ट तो हुई नहीं, खुद की हो गई, तो मैं क्या कहूँगा, ऐसे बोलना तो यही है, ही वॉज होइस्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ही वॉज होइस्टेड विथ हिज ओन पेटार्ड, बस हो गया, विथ हिज ओन पेटार्ड। और इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया टू बी हार्म बाई समथिंग दैट यू यूज्ड टू हार्म अदर्स। अब समझ आ गया आपका? कोई चीज़ का आपने इस्तेमाल किया दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और दूसरों को नुकसान होने के बजाय उससे आपका ही नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसके एक दूसरा और एक और आपका वो भी इडियम है। इफ आई से इट बूमेरैंग्ड ऑन हिम, सेम मीनिंग है। इसका अर्थ हो गया उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उससे उसका खुद का ही नुकसान हो गया। तो आपको ये बता रहा हूँ बच्चों, अगर हमें ये नहीं आएंगे ना तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हम, ठीक है, ठीक है। इफ आई से लेटर्स, ओके, मैं दूसरे देता हूँ इसको, इस पर फ्रेज इडियम लिख देता हूँ। सिंपल इडियम है, ऑल इन। अब इसमें दो ही शब्द हैं, बहुत सिंपल है। अब इसका मीनिंग आपका कंप्लीटली टायर्ड है, ये तो कैसे समझेंगे आप? वैसे आई एम ऑल इन, एक आदमी ने कहा चलो खेलते हैं, मैंने कहा नहीं भैया, आई एम ऑल इन टुडे, आई एम ऑल इन टुडे। तो इसका तो हो गया आई एम वेरी टायर्ड, आई कैन नॉट प्ले। तो इस तरह के बहुत सारे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, और कभी कभी तो एक इडियम जो एक शब्द का ही बन जाता है, बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए इनकी अलग से स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये फ्रेज को, इनको इडियम को, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी हो, फ्रेज हो या इडियम हो, अलग अलग करके पढ़ते हैं, अदरवाइज इसमें कोई फ़र्क है नहीं। और फ्यूचर में हम इडियम फ्रेज सब साथ मिलकर ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक आपके लिए एक बनाया है, और चूंकि एग्ज़ाम में ये जनरली ऐसे आते हैं तो इनको अपन ऐसे ही करेंगे।
ठीक है ना आपका, और ये ऑप्शनल आधार पर है, तो आप इनको मेरे साथ में करने की आप कोशिश कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चन मैं अगर सब कर सकें तो बहुत बढ़िया बात है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी हो जाएंगे। और कई तो इसमें ऐसे ईडियम है, अभी ईडियम क्यों हो गया बताऊँ, न तो ये कोई बर्निंग क्वेश्चन, ये सवाल कोई जल नहीं रहा है ना, इसे जनरली मैंने कहा था ना, इसका मीनिंग आपका फिगरेटिव होता है। कोई भी बर्निंग क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है जो हॉटली डिबेटेड है, ठीक है ना। आज का बर्निंग क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टुडेज बर्निंग क्वेश्चन, तो आप बोलो टुडेज बर्निंग क्वेश्चन इज, टुडेज बर्निंग क्वेश्चन आ गया बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जो ज्वलंत है, जो हॉटली डिबेटेड है, जहां जिसकी तरफ गर्म जोशी से जिसके ऊपर आपका डिबेट चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। टुडेज बर्निंग क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल, एक ही है, कोविड-19, और तो कुछ है नहीं। आप अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इसमें आपको आपने कहता है ना, इसको आपका ऐसा क्वेश्चन, इसमें जरूर नहीं कि इसमें आपने बर्निंग बोलना है, ऐसा सवाल जिसके ऊपर हर जगह हॉट डिबेट, गर्मा गर्म बहस हो रही है। तो किस चीज़ बहस हो रही है, इस पर दो चीज़ें बहस हो रही है, एक हमारी इकोनॉमी के ऊपर, दूसरा आपका कोविड के ऊपर, ठीक है। अब समझ आ गया, क्लियर हो गया, तो इसका मीनिंग हो गया ये वाला, इशू विच इज हॉटली डिबेटेड, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आंसर हो उसको मैं आपके वो कर दूं, उसको रेड भी कर दूं साथ में, और ना करूं तो अगर मैंने उसमें कर दिया है तो वो आंसर आप टिक कर लेना, ठीक है। और आपको कराने के बाद में फिर मैं इसको इसके टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहाँ भी आप इसको आंसर के साथ में देख पाओगे, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ। दूसरा ईडियम है हाफ मेजर्स, ठीक है ना। मेजर्स का मतलब उपाय भी होता है, कदम भी होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो आपने कदम उठाए हैं उनको मेजर्स कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। हाफ मेजर्स का तो होता है आधे अधूरे प्रयास, मेजर का मतलब प्रयास भी होता है। दीज आर द मेजर्स adopted by the government to control prices, तो उपाय हैं। हाफ मेजर्स का मतलब आधे उपाय। आधे उपाय का अर्थ क्या होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम जो आपके पास में है उसको वो सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप आधे अधूरे प्रयास करोगे तो जो आपने अचीव करना है उसका एक हिस्सा ही आप अचीव कर पाओगे, उसको कंप्लीट अचीव नहीं कर पाओगे। आपकी पढ़ाई के अंदर भी, ठीक है ना आपका, तो आपके पापा ने एक बार आपको डांटा तो पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है, तो पापा ने आपके प्रयासों को हाफ मेजर्स कहा। तो पापा ने कहा योर हाफ मेजर्स विल नॉट लेट यू सक्सीड, तो सबके अपने सन्नेस बना के प्रयोग करने हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इन आधे अधूरे प्रयासों से तेरे को सफलता नहीं मिलेगी। योर हाफ मेजर्स विल नॉट हेल्प यू, अरे बोला अभी बोला करो, विल नॉट हेल्प यू सक्सीड। इन आधे अधूरे प्रयासों से आप सफल नहीं होंगे। आप ठीक है, किसी स्टेट में कोविड को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो प्रयास पर्याप्त नहीं है। तो आपने कहा दीज हाफ मेजर्स विल नॉट डू, ऐसा बोला करो, दीज हाफ मेजर्स विल नॉट डू। और विल नॉट डू भी अपने आप फ्रेज है, दीज हाफ मेजर्स विल नॉट डू। इसका अर्थ क्या, विल नॉट डू मीन्स इन आधे अधूरे उनसे प्रयासों से काम नहीं चलेगा, हमको बहुत ही पूरी शिद्दत के साथ में लगना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग बच्चों ये हो गया, इसका मीनिंग हो गया एक्शन विच अचीव, एक्शंस था ये, एक्शंस विच अचीव पार्ट ऑफ समथिंग, यानी ऐसे एक्शन जो किसी का एक हिस्सा ही प्राप्त कर सकें, पूरा नहीं। ठीक है, तो आई होप कि सबको समझ आ गया। चलिए तीसरे पाइए, और इसको अगर मैंने उसमें नहीं किया ना, उसमें करने से मेरे को लगता है कि तुम कहीं पढ़ोगे नहीं, बल्कि इसको पॉज करके इसको उतारो कॉपी के अंदर, आपका ध्यान रखना, कॉपी में उतारो, इसको बेटर रहेगा। और सारे ऑप्शन के साथ में वीडियो पॉज करो, फिर उसको करो। इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं इसको क्या कहते हैं टेलीग्राम में अपलोड नहीं करूँगा, अपलोड कर दिया तो पढ़ते नहीं आपको। अच्छा, अभी नेक्स्ट ईडियम पे आओ। ये कहता है लॉक स्टॉक एंड बैरल। अगर मैं आपको कहूँ कि रवि जोधपुर से ना आपका पूरी तरह चला गया है, तो एक्चुअली पुराने ज़माने का ये कभी फ्रेज रहा होगा। लोग जब किसी एरिया में रहते थे और वहाँ से जाते थे ना आपका, तो लॉक का मतलब ताला भी ले गए, ताला ही ले जाएंगे, क्योंकि वो जगह तो ऐसी है।
भाई कच्चा मकान था और वहाँ से जब कहीं और चले गए वो, तो ताला भी खोल के ले गए। स्टॉक का मतलब उनके जितने भी लाइव स्टॉक थे, जानवरों को अपन लाइव स्टॉक कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है आपका। भाई उनकी गाय भैंस ऊँट जो भी हैं आपके, भैंसे वैसे सब खोल के ले गए वो। और साथ में बैरल भी, पानी की समस्या थी तो बैरल रखते थे पानी के लिए। तो जो आपने कहा कि दे हैव मूव्ड हियर, अगर विथ लगाओगे तो फ्रेज हो जाएगा सचमुच का। और आपने सिर्फ प्रीपोजिशन लगाया। इफ आई से ही मूव्ड फ्रॉम जोधपुर, ही मूव्ड फ्रॉम या ही हैज गॉन फ्रॉम जोधपुर, लॉक स्टॉक एंड बैरल। समझ आ गया बच्चों को? नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हमेशा के लिए कंप्लीटली जोधपुर चला गया है। ही हैज लेफ्ट जोधपुर फॉर गुड। ही हैज लेफ्ट जोधपुर फॉर, मैं भी थोड़े पहले आपको बताया था, थोड़ी सी देर पहले आपको मैंने कहा था कि एक एक शब्द भी आपका इडियम बनता है। फॉर गुड का अर्थ होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। फॉर गुड का अर्थ होता है फॉर एवर। ये भी सीखने आपने सारे, छोटे बड़े सारे, एडिशनल भी सीखो, ठीक है। तो किसी ने पूछा वो आएगा वापस आएगा? नहीं कि नहीं, ही हैज गॉन फॉर गुड। तो यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा नहीं है, ही हैज गुड गॉन फॉर गुड। तो गुड क्या हो गया? एक इडियम हो गया। एंड फॉर गुड मीन्स हमेशा के लिए। He is not going to come back. He has gone for good. ठीक है। जैसे एक फ्रेज है ना, for keeps, इसका मीनिंग वो तो फॉर एवर, लेकिन इसका संदर्भ अलग है। एक ने पेन दिया लिखने के लिए, तो उसने उस दिन भूल गया, अगले दिन हर दिन पेन, मेरे पेन लौटाया नहीं। मैंने देखा इट इज़ फॉर कीप्स। इट इज़ फॉर कीप्स मीन्स ये आपने हमेशा के लिए रखना है, वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं बच्चों जिसमें लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हमारी अधूरी रहेगी अगर हमको सब चीज़ें नहीं आएंगी तो। ठीक है। तो आपको आपके पापा ने पेन दिया, तो पापा आपने कहा ये पेन वापस चाहिए कि इज़ इट फॉर कीप्स? तो जब बोलोगे तभी तो आएगा। पापा को पूछो इज इट फॉर कीप्स मीन्स ये मैं रख लूँ हमेशा के लिए। भाई बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कैसे बताऊँ तुम लोगों को। हमारे राजस्थान में जिस हिसाब से मेरे को व्यूज़ मिल रहे हैं तो पता लग रहा है ये पढ़ ही नहीं रहे हैं आप, ये ऐसे रह जाएंगे आप। हाँ, मैं इनको तो बस टेंस पढ़ा दो, बस हो गया इनकी अंग्रेजी पूरी। आप कैसे पढ़ेंगे भाई ये लोग? मेरी समझ नहीं आया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। ये फॉर कीप्स का अर्थ क्या है? फॉर एवर, नीचे दिखाई दे रहा है आपको, फॉर एवर। और डायलॉग क्या है? ये आपको वापस चाहिए। तो सामने वाले ने कहा समझो पापा ही होंगे ये। नो नो, इट इज़ योर्स फॉर कीप्स। रखो, ये हमेशा के लिए तुम्हारे लिए, तुमको इसको लौटाने की आवश्यकता नहीं है। भाई समझ आया कि नहीं आया बच्चों? और इसी तरह से फॉर गुड का देखो आपका। अरे तुम लकी हो, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि ये पढ़ने को मिल रहा है आपको, ठीक है। ये तो ये भी नहीं मिलेगा। फॉर एवर के अर्थ में इसी में फंस के रह जाओगे आप। और एक एक चीज़ को मैं डिक्शनरी में आपको कॉपी करके दिखाऊंगा, तो फिर आपका भी कल्याण है, मेरा भी काम है। क्या लिखा देखो, फॉर गुड, इसका मीनिंग भी क्या है? फॉर एवर दिखाई दे रहा है। फॉर कीप्स का दोनों सिनोनिम, लेकिन संदर्भ अलग है। सी हैज़ गॉन एंड दिस टाइम इट इज़ फॉर गुड। पहले वो जाती होगी और फिर वापस आ जाती होगी, मियाँ बीवी थे, मायके चलेगी। तो किसी ने कहा इस बार क्या हुआ? अरे अब तो हमेशा, अब तो वापस आने वाले नहीं है। सी हैज़ गॉन एंड दिस टाइम इट इज़ फॉर गुड। इट्स फॉर गुड, इसका मीनिंग क्या हुआ? वो जा चुकी है और इस बार वो वापस आने वाली नहीं है। तो ये तुमको क्या ग्रामर सिखाएगी रे बच्चों? मैं आपको फिर कह रहा हूँ यार, पढ़ लो और लोगों को भी प्रेरित करो कि सर के सारे वीडियोस देखो। ये सारे एग्जाम में भी आते हैं, फिर भाषा में आते हैं, समझ आती है नहीं भाषा लिखा क्या है। हाँ, हैज़ शी गॉन फॉर गुड, क्या पता है क्या बोला जा रहा है? तो इसका मीनिंग हो गया क्या वो हमेशा के लिए चली गई है? गला मेरा थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। आवाज़ मेरे ख्याल से थोड़ी भरा के आ रही होगी। अगला इडियम देखिए, अबव बोर्ड, सबको पता है ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है बिल्कुल ऑनेस्ट, दैट्स राइट आप, ठीक ना। देयर इज हार्डली एनी लीडर इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम हु कैन बी कॉल्ड अबव बोर्ड। सिंपल सा मीनिंग है इसका, ठीक है। ऊपर वाले का मैंने मूव नहीं किया, वो करा नहीं ना, इसका मीनिंग है कंप्लीटली। मैं भूल गया था इसको, ठीक है। अबव बोर्ड का तो था बच्चों ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अबव बोर्ड, बोर्ड है टेबल का ऊपर का बोर्ड,
अबव बोर्ड आप ऊपर से लेना कर रहे हो तो ईमानदार हो, टेबल के नीचे से डाल रहे हो तो आप ईमान, ये इसका सेंस है, ठीक है। इफ आई से दिस न्यू ऑफिसर इज अबव बोर्ड, इसको मतलब क्या हुआ, ये नया ऑफिसर एकदम ईमानदार है भाई, दिस न्यू ऑफिसर इज अबव बोर्ड। बोर्ड के भी कभी आपको कराऊँ, बहुत सारे हैं, ठीक है, और फ्रेज भी है, इसके ईडियम भी है। अक्रॉस द बोर्ड, एक इसका चलो मैं करा देता हूँ आपको, एक ईडियम है अक्रॉस द बोर्ड। इसका अर्थ होता है अगर आपने कहना हो कि ये जो ऑर्डर्स हैं सब पे लागू हैं बिना किसी अपवाद के, चाहे चपरासी हो चाहे IAS ऑफिसर, सबके लागू है। तो मैं कहूँगा दीज रूल्स अप्लाई टू एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड। समझ आ गया आपको, ठीक है। अक्रॉस द बोर्ड का अर्थ होता है एप्लीकेबल टू एवरीबडी विदाउट एक्सेप्शन, एप्लीकेबल टू एवरीबडी या एवरीथिंग विदाउट एक्सेप्शन, इसमें कोई अपवाद नहीं है, सब पे लागू है, ये इसका मीनिंग है। चलो भाई बच्चों, अब इस पे आओ, इसका मीनिंग मैंने कर दिया, ओके। लाल नहीं किया, लाल ना करूं, कभी भूल जाऊं तो कोई बात नहीं, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। फिफ्थ में आओ, कम टू अ हेड या ब्रिंग समथिंग टू अ हेड। इसका मीनिंग होता है कम टू अ वेरी कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन, जिसमें आपके किसी के साथ में झगड़ा हो सकता है, ठीक है ना। आप एक लड़के का बॉस के साथ चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, बात नहीं होती थी, दुआ सलाम नहीं होती थी, अपना अपना काम करते घर चले जाते थे। लेकिन बीच में कुछ 2-3 बार बहस हो गई, आपने कहा यार, उसका दोस्त कह रहा है ये तेरे कारण हुआ है, तो ढंग से बोल लेता आप, ठीक है यार, कभी झगड़ा हो गया बॉस से तो क्या हुआ है, तो बॉस ना आपका। यू हैव ब्रॉट द सिचुएशन टू अ हेड, इसका मतलब क्या हुआ, कन्फ्रंटेशनल करते हो, जहां आपका झगड़ा होना निश्चित है, अब वो कोई ना कोई एक्शन लेगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि तेने बॉस के साथ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि बॉस अब कोई ना कोई एक्शन लेगा, कन्फ्रंटेशन का अर्थ होता है झगड़ा, ठीक है। कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन मीन्स ऐसी सिचुएशन जिसमें तेरा झगड़ा होना निश्चित है, ठीक है। ये समझ में आया, थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा आपको समझने में, लेकिन आपने समझना है, ठीक है। तो वो लड़के दोस्त ने उसको डांट मारी कि यू हैव ब्रॉट द सिचुएशन टू अ हेड। इस यहाँ पर हेड का मतलब पास है, सिचुएशन ऐसी स्टेज में लेके आ गया तो इसको कि अब तेरा बॉस नुकसान कर सकता है। यू हैव ब्रॉट द सिचुएशन टू हेड एंड द बॉस कैन नाउ टेक एक्शन अगेंस्ट यू। तो बॉस अगर तेरे खिलाफ एक्शन लेगा और वो बॉस है तो नुकसान तेरे को होगा, बॉस को तो होगा नहीं। तो लड़ने से काम चलता नहीं है। तो बहुत अच्छा फ्रेज है। कभी कभी इसके अर्थ को समझने में दिक्कत होती है, जो मैंने समझ दिया है उससे इसके अर्थ को समझने की कोशिश करो कि तेने सिचुएशन को तेने ऐसी स्थिति में लेके आ गया है और ये स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है ना, बैड स्टेट। और से देखो आपका कि झगड़ा होना निश्चित हो गया है और जिस अवस्था में तेने इस चीज़ को पहुंचाया है, स्थिति को पहुंचाया, बहुत ख़राब है और इस स्थिति में फिर बहुत तेरा नुकसान कर सकता है। यू हैव ब्रॉट द सिचुएशन टू हैड एंड द बॉस कैन नाउ टेक अगेंस्ट। पहले थोड़ा बहुत था तो लोग कहता भी था यार बड़ा बददिमाग आदमी है, तो लोग कहते हैं सर छोड़ो ना, आपका काम तो करता तो है लेकिन छोड़ो, लेकिन तू फिर एक बार और लड़ लिया। तो इसलिए आपने इसको याद रखना है, ठीक है। जैसे मियाँ बीवी का झगड़ा है, झगड़ा चलता रहता है, कभी वो मायके चली जाती है, वो फटाफट होकर लेके आ जाता है। नहीं, कभी कभी इतनी सिचुएशन खराब हो जाए कि तलाक की नौबत आ जाए तो क्या कहूँगा आपका। तो दोस्त हस्बैंड को मतलब उसकी वाइफ तो चली गई अपने ससुराल मायके, तो लड़के उसके दोस्त उसी को दोष देंगे। तेरी गलती के कारण जो है ये सिचुएशन इतनी खराब हालत में पहुंची है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस सिचुएशन टू अ हेड। समझ आया कि नहीं आप? यू आर रिस्पॉन्सिबल, ऐसे बोलो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द सिचुएशन टू अ हेड एंड नाउ शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक और शी मे फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। दैट्स राइट।
तो जो तने सामान वामान लिया भी है शादी वादी में वापस मांगेगी फिर आप। एनीवे, इनको सीखो समझो। ये फ्रेज है स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। ये इस स्थिति में आपने कहना बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि जब आपको बहुत सारी दिक्कतें हुई हों, अगर मुझे कहना हो दिक्कत समझ के आपका प्रोफेशनल डिफिकल्टीज आपने फेस की हो, अगर मैं आपको कहूँ आपको इस बिजनेस को चलाते समय उसने बहुत प्रोफेशनल डिफिकल्टीज उसको फेस हुई, तो मैं कैसे कहूँगा, वाइल रनिंग दिस बिजनेस क्यों ना आपका ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। पैच होता है कोई बीच का जोड़ने वाला टुकड़ा, ठीक है, और बैड पैच का अर्थ होता है, वैसे बैड पैच भी अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने कहा एक फ्रेज बनता है इसका इडियम बन, तो गो थ्रू अ बैड पैच, गो थ्रू अ बैड पैच। इसका मीनिंग होता है बच्चों, इसका अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। अगर वो क्रिकेटर है, बैट्समैन है, तो रन नहीं बन रहे हैं, बॉलर है तो अपना क्या कहते हैं विकेट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, फील्डिंग गलत हो रही है, कोच के साथ में झगड़ा हो रहा है, या कोई ऑफिस में काम कर रहा है, या वैसे भी ज़िंदगी में है तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, दोस्त उससे अलग हो रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन। यही कहूँगा यार, हिज करियर इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच। ये बोलोगे हिज करियर क्या होता है, आपका जीवन वृत्त, हाँ, जो आपका जॉब है उसमें, हिज करियर इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच। खाम आपके खिलाफ केस बन रहे हैं, बॉस के साथ में झगड़ा चल रहा है। बड़ा सुंदर सी फ्रेज है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और एक और देता हूं आपका, टू हिट द पर्पल पैच। तो इसका मतलब बहुत बढ़िया समय होना, ठीक है ना आपका, टू बी गोइंग थ्रू अ वेरी गुड पैच। ये सब पैच के हैं, ठीक है। एक लड़का अच्छा कर रहा था, चाहे किसी में इनका किसी भी करियर में, गेम में, स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, कहीं भी, तो ये कहूँगा आई थिंक ही हैज़ हिट अ पर्पल पैच। आजकल तो बहुत बड़ा काम चल रहा है यार, चाहे बिजनेस का हो चाहे कैसे भी हो, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। तो बैड पैच है तो स्थिति खराब है, पर्पल पैच है तो अच्छा है, अच्छा चल रहा है। ये भी समझने में बड़ा दिक्कत हो जाता है, ध्यान रखना, बेयर बोन्स, इसे ध्यान से करना। ये दिखने में सिंपल है लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। सब नहीं, कुछ एक समझाता हूँ आपको, बेयर बोन्स क्या होते हैं। एक बॉस ने किसी को भेजा था कहीं कोई रिपोर्ट लाने के लिए, तो लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, ठीक है। तो बॉस ने कहा यार लंबी चौड़ी इधर उधर के मत हाँक, ठीक है ना, गिव मी द बेयर बोन्स। इनको कहते हैं बेयर बोन्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर। अगर आपको फैक्ट मिल गया ना, कहानी अपने दिमाग की अपने आप बना लेगा। लंबी चौड़ी यार फालतू की कहानी क्या बताने की जरूरत है। तो बॉस ने कहा उस आदमी को, अपने जूनियर को, क्या ना आपका, गिव मी द बेयर बोन्स, गिव मी द बेयर बोन्स ऑफ द स्टोरी या ऑफ द रिपोर्ट, क्या ना। एक ही चीज़ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इतना टाइम किसके पास है फालतू चीज़ सुनने के लिए। पता नहीं समझ आगे बच्चों की नहीं आया, मतलब मेरे को इंपॉर्टेंट फैक्ट बताओ, ये लिखा ना इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो बॉस कह रहा है गिव मी द इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दो, बाकी तो मेरे दिमाग में अपने आप स्टोरी बन जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। ये इसका मीनिंग बहुत शानदार है, बेयर बोन्स, ठीक है ना। बोन दे दोगे तो स्ट्रक्चर बन ही जाएगा, ठीक है ना आपका। और मांस से मांस होगा, बोन्स नहीं होंगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो जो बेयर फैक्ट्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, बेयर बोन्स हैं, और फालतू की चीज़ें आपके वो मांस है। ये ऐसे समझ लो आप, ओके। ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो 20 बार आ रखा है आपको, ठीक है ना। कोई आदमी चेयरफुल मूड में है, सुंदर मूड में, चेयरफुल खुश मूड में है, तो इज एन हाई स्पिरिट, दैट्स राइट। वो आदमी हमेशा गाना गुनगुनाता वही नजर आएगा। जब देखो जब गाना गुनगुना रहा है तो आप यही कहोगे आई थिंक ही इज इन हाई स्पिरिट्स दिस डेज, आई थिंक ही इज इन हाई स्पिरिट्स दिस डेज। आजकल ये बहुत ही चेयरफुल मूड रहता है अब कि हाँ क्यों नहीं, अब शादी पक्की हो गई और जॉब भी मिली है, और क्या चाहिए। ये भी सिंपल है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। कोई लड़का अपने पिता जैसा है, एक ने कहा यार चाहे अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, अरे बड़ा गुस्सेल है यार आपका, ठीक है ना आपका, इज़ वेरी इरेसिबल,
इरेजिबल वो आदमी होता है जिसको तुरंत गुस्सा जाता है, उसको इरेजिबल कहते हैं, ठीक है। गिवन टू टेम्पर, गिवन टू टेम्पर का भी एक तरह का ये इडियम है। गिवन टू टेम्पर मीन्स जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्या ना आपका, ऐसी नेचर कहलाती है इरेजिबल नेचर। शब्दों को कोलोकेट करो बच्चों, कोलोकेट करो यार। हाँ, पीपल स्टे अवे फ्रॉम हिम ड्यू टू हिज इरेजिबल नेचर। बहुत गुस्सा करता है, ठीक है। तो उसने कहा ये बड़ा गुस्सेबाज है यार। किसी ने कहा बाप भी तो ऐसे ही था। ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक कौन सा है, और चिप क्या था, टुकड़ा। ब्लॉक मतलब लकड़ी का गट्टा, लकड़े मतलब लकड़, तो उसी का तो टुकड़ा है। तो उस टुकड़े के गुण वही होंगे जो आपके लकड़ी के बड़े वाले बल्ली के आपके गुण होंगे, सेम ही होंगे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसमें आ गया कि नहीं आया। कोई भी गुण हो, कंजूस है, किसने कहा बहुत कंजूस है यार, किसी ने कहा इसका बाप भी तो था, ठीक है ना आपका। ही इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। जैसा बाप है वैसे वो भी है, बाप भी वो था कंजूस, तो बेटा भी कंजूस है। हम्बल पाई, ये भी 20 पर एग्जाम है हुआ, बड़ा सिंपल सा है, तो बहुत कॉमन हो गया। एक बार तो मैं दे भी नहीं रहा था इसको, लेकिन फिर मैंने दिया, ठीक है। आपका जैसे कहते हैं ना, आपका कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और बाद में कुछ हुआ नहीं, तो लोगों से माफ़ी मांगता फिर रहा है, तो इसका मीनिंग हो जाता है टू अपोलोजाइज, ठीक है। एक ने कहा इतने बड़े बड़े दावे मत कर, ठीक है ना आपका। ही वॉज मेकिंग टॉल क्लेम्स, कहता टू मेक कॉल टॉल क्लेम्स, ये भी फ्रेज है, बड़े बड़े दावे करना। उसने कहा कोई भी दावा सिद्ध नहीं होगा, फिर तेरे को बुरा लगेगा, और ऐसे ही हुआ, कुछ हुआ नहीं यार, फिर लोगों को सॉरी बोलते। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, अपोलोजाइज मीन्स टू से सॉरी। अब लोगों को सॉरी यार मैंने ऐसे बोला लेकिन मैं कर नहीं पाया, ठीक है। इफ यू मेक टॉल क्लेम्स नाउ, मेक श्योर दैट यू डू नॉट ईट हम्बल पाई लेटर। पर ऐसा ना हो कि आपका तेरे को लोगों से माफ़ी मांगने पड़े। माफ़ी मांगने का अर्थ क्या हुआ, बहुत ही दयनीय स्थिति में हो जाना, खराब लगेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ना। ये भी साधारण है, मुश्किल नहीं है। आ वाइल्ड गूज चीज, गूज कहते हैं बतख को, और वाइल्ड अगर बतख होती है बहुत चालाक होती है, इसके पीछे जाओगे तो पकड़ में कभी नहीं आएगी, उड़ भी सकती है, तालाब में चली जाएगी। तो ले दे के मीनिंग ये होता है कि आप ऐसे चीज़ के पीछे हो जिसमें आपको सफलता मिलने वाली नहीं है, तो ये इसका मीनिंग है। अब कई बार क्या होता है कि अर्थ वाली जो मीनिंग होता है ना, उसमें भी हमको समझ नहीं आता है। होपलेस का अर्थ होता है जिसमें कोई आशा ना हो, एंटरप्राइज का अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयास। एब्सोल्युटली होपलेस, तो ऐसा प्रयास जो बिल्कुल भी सफल होने की जिसमें गुंजाइश नहीं हो, उसको कहते हैं आ वाइल्ड गूज चेज। अगर कोई आदमी कुछ कर रहा है और मैंने कहा ये जो कर रहा है उसमें सफलता का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं कहूँगा आपका व्हाट इज डूइंग इज अ वाइल्ड गूज चेज। मीनिंग समझ आ गया बच्चों, जो वो कर रहा है वो वाइल्ड गूज चेज, हाथ नहीं आएगा, सफलता नहीं मिलेगी। व्हाट ही इज डूइंग इज अ वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज। और ये जंगली बतख होते हैं ये पकड़ में नहीं आते हैं आसानी से, हंटर भी इनको हंट नहीं कर सकते हैं, बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, टू बी हार्ड अप, ये भी बड़ा सिंपल सा है लेकिन अच्छा है। इफ समबडी इज हार्ड अप तो उसको पैसे की बड़ी कमी है, चलो आपका शॉर्ट ऑफ मनी, ये इसका मीनिंग हो गया, शॉर्ट ऑफ मनी, सिंपल सा है। उसने कहा यार कैन यू गिव मी सम डॉ, चलो आपका आई एम हार्ड अप दीज डेज, बी करता था इज़ आर एम, है ना। कैन यू और डॉ का मतलब यहाँ पर मनी होता है ना, ध्यान रखना बच्चों। कैन यू गिव मी सम डॉ, डॉ मीन्स तो डॉ का मतलब गुंदा हुआ आटा होता है, लेकिन यहाँ इसका फिगरेटिव अर्थ मनी है, ठीक है। सेमी कॉलन आई एम रियली हार्ड अप, पैसे की बहुत कमी है यार, कुछ पैसा दे सकता है मेरे को तू, ये इसका मीनिंग हो गया। इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको एक ने उसे उधार ले लेते हैं, कहता नहीं यार ही इज ऑलरेडी हार्ड अप, तो जब बोलोगे आप तो तभी तो आएगा आपको, अरे तो पहले से वो कड़का है, इज ऑलरेडी हार्ड अप, बोलो 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 बोलो, इज ऑलरेडी हार्ड अप, ठीक है। पैसे की उसको कमी है, ये तो बहुत सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है। टू क्राई वुल्फ, इसका मीनिंग होता है टू गिव अ फॉल्स अलार्म, शेर आया शेर आया शेर आया, ठीक है ना, ठीक है ना। ही इज क्राइंग वुल्फ यानी ही इज गिविंग फॉल्स अलार्म, अलार्म का मतलब चेतावनी, फॉल्स मतलब गलत,
ये भी सिंपल है. टू टेक टू वन हिल्स मीन्स टू रन अवे. इट मीन्स टू रन अवे. ठीक है. व्हेन द थीव्स सॉ द कॉप, है ना आपका, they took to their heels. They took to their heels. took to their heels का अर्थ हो गया फिर उनके वो पीछे के हील्स ही दिखाई दिए. ये तो तेज भागे वहाँ से वो. सिंपल सा है, इसमें दिखा ज़्यादा दिक्कत नहीं है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रनिंग द गॉन्टलेट, थ्रो द गॉन्टलेट, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट. 3 है गॉन्टलेट. गॉन्टलेट कहते हैं पुराने ज़माने में ये पहनते था ना आपका कवच वगैरह, हार्नेस से जुड़े हुए बहुत सारे आपके एरिया में. तो हाथों में जो पहनते थे लोहे का ग्लव, लोहे का दस्ताना, तो उसको कहते थे गॉन्टलेट. ठीक है. एक रन द गॉन्टलेट तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें कोई कहानी नहीं बनती है, जानना. ठीक है. पर इसका नहीं होता लोगों के अटैक को, और लोगों के अटैक का मतलब कोई फिजिकल अटैक नहीं, बातों का अटैक, क्रिटिसिज्म, उसको फेस करना, उसको सहन करना, ये इसका मीनिंग है. ठीक है ना. एक स्थानीय नेता है, तो एक स्कैम में उसका नाम आया, घोटाले में, और तब से लोग उसकी ज़बरदस्त निंदा करें, उसके सामने और पीछे भी बोल देते हैं आप. तो किसी ने कहा एवर सिंस का तो जब से, एवर सिंस इज नेम फिगर का सामने आना. अब ये इंग्लिश के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बच्चों. फिगर, सामने आना. एवर सिंस इज नेम फिगर इन दिस स्कैम. क्या मीनिंग हुआ कि जब से इस स्कैम घोटाले में उसका नाम आया है ना आपका, ही इज रनिंग द गॉन्टलेट. भाई ये बोलना आपने. तो इसका मीनिंग हो गया जब से उसका इसमें नाम आया ना, तब से वो लोगों का क्रिटिसिज्म झेल रहा है. सिंपल भाषा में लिखा हूं, देखो मैं सिंपल भाषा में लिख के दे रहा हूं आपको. एवर सिंस हिज नेम फिगर्ड इन दिस स्कैम, ही इज फेसिंग severe, हल्का फुल्का नहीं थे, severe criticism from people. अब आपको समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया ना. He is running the gauntlet means he is facing severe means सख्त, ठीक है ना आपको, serious criticism from people. लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको बेचारे को झेलना पड़ रहा है. ठीक है. ये आपके बॉक्सिंग में से ले रखा है, और इवन आपके रेसलिंग में भी है. ये जब कोच बाहर बैठे रहते हैं, बॉक्सर लड़ रहे होते हैं, कई बार क्या होता है कि सर पे चोट लगती है जोरदार, और जो खेल रहा होता है उसको तो होश भी नहीं रहता है. उस समय दूसरा वाला एक बॉक्सिंग और लगा के उसकी जान भी ले सकता है. गेम है. तो उसमें तुरंत क्या होगा कि जो कोच होता है ना, वो बाहर से तौलिया अंदर फेंक देता है रिंग में. रिंग समझते हो, उसका जो क्या कहते हैं, वो बॉक्सिंग का अखाड़ा है. ठीक है. चाहे कुश्ती का हो, उसी समय आपका रेफरी विसल बजाता है और बाउट को रोक देता है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या आपने हार मान ली? ये इसका भी अर्थ है. जो मैंने कहानी बताई उसको ध्यान रखना आपका. अरे आपने सबने देखा भी होगा, बल्कि देखा होगा पक्का 100%. ठीक है. ठीक है. एक लड़का कह रहा है आई विल नॉट थ्रो इन द टॉवल विदाउट अ फाइट. तो बिना मैं फाइट के हार मानने वाला नहीं हूँ. मैं अपनी हार एडमिट करूँ, मानना और कोशिश करना बंद करता है, ऐसा हो नहीं सकता. आई विल नेवर थ्रो इन द टॉल. इसका फिगरी अर्थ है, लिटल नहीं. लिटल मीनिंग आपका है बॉक्सिंग के रिंग में या कुश्ती के. आई विल नेवर थ्रो इन द टॉवल. ठीक है. विदाउट अ फाइट. लड़ूंगा, बिना लड़े हार नहीं मानूंगा. ये इसका मीनिंग हो गया. तो जल्दी भी करना बच्चों. आपने सब कर लोगे बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि 34 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है. 35 मिनट से मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा इसको. 17 कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे. ठीक है. कीप योर हेयर ऑन. इसका मीनिंग होता है टू कीप योर कूल. कंसेप्ट ये है कि जब आप गुस्सा आता है और ये जानवर से लिया हुआ है, तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं, तो उसका बाल नीचे रहने दें. आप गुस्सा मत कर. ठीक है. कीप योर कूल मीन्स डोंट गेट एंग्री. ठीक है ना. एक लड़के ने तो उसके बॉक्सिंग क्यों लगे जमा दिया, उसके नाक में से खून आ रहा था. तो उसने कहा यार क्या करूं, आई कुड नॉट कीप माई हेयर ऑन एंड आई बॉक्स्ड हिम ऑन द नोज. और मैंने इसके नोज पे एक मुक्का जड़ दिया. ये इसका मीनिंग है. तो मैंने 17 ही कराए बच्चों.
मैं 35 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, और दूसरे वीडियो है तो आज ही बना दूँ बाकी के, शायद ये टोटल आपके 40 हैं। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि आपको हर तरह के वीडियो मिले हैं, ठीक है। और आप भी थोड़ा करो यार, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा पक्का यार, नहीं आया होगा तभी लाइक तो कर ही देना, जो भी करना कर लो, ऐसे कौन से लाइक मिल रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो आपका सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आपके तक नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल आइकॉन दबाने के बाद में ऑल को क्लिक करना, ठीक है, तभी मिलेंगे आपको, नहीं तो मिलेंगे नहीं आपको। ओके देन बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।